अच्छा जी, अभी हम स्टार्ट करते हैं लंग एंड चेस्ट वॉल प्रॉपर्टीज़। बेसिकली लंग के मैकेनिक्स होते हैं, जैसे लंग एक्सपेंड कर रहा है, इंट्राथोरेसिक प्रेशर मतलब जो चेंज हो रहे हैं, तो उनको कहते हैं लंग मैकेनिक्स। इसकी जो होती हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, सही है। सबसे पहले लंग मैकेनिक्स का मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। लंग मैकेनिक्स क्या होते हैं, जैसे हम चेस्ट वॉल को एक कॉन्ट्रैक्ट करवा रहे हैं, तो इंट्राथोरेसिक प्रेशर कम होगा, इंट्राथोरेसिक प्रेशर कम होगा, उसके बाद इंट्राप्लूरल प्रेशर कम होगा, उसके बाद अगर प्लूरा भी मतलब एक्सपेंड हो जाएगी, एक वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, तो अल्विलाई भी एक्सपेंड करेंगे, तो इंट्रा अल्विलर प्रेशर में भी क्या होगा, कम हो जाएगा, तो एयर फ्लो इनसाइड होगा। ठीक है, अगर हम इसको अपोजिटली करें तो एयर आउटफ्लो जाएगी। सही है, ये होते हैं लंग मैकेनिक्स। अब ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। मैं आपको नोट्स दिखा देता हूँ। इलास्टिक रिकॉयल। अच्छा, इलास्टिक रिकॉयल का क्या होता है, जैसे आप इस इलास्टिक रिकॉयल को इस तरह समझ लें, जैसे आपके पास एक कोई रबर बैंड है, रबर है, सही है, उसको आप जितना चाहे स्ट्रेच करें, सही है, जितना चाहे स्ट्रेच करें, अगर आप उसको छोड़ेंगे तो उसको वो वापस अपनी शेप में आ जाएगी। इसको वापस अपनी शेप में आने को कहते हैं इलास्टिक रिकॉयल। इसकी डेफिनेशन ही यही है, इट इज़ टेंडेंसी ऑफ लंग टू रिटर्न टू इट्स नॉर्मल शेप आफ्टर बीइंग स्ट्रेच। लंग भी इसी तरह होते हैं, अगर हम चेस्ट वॉल को कॉन्ट्रैक्ट करवाएंगे तो उससे क्या होगा, लंग स्ट्रेच होंगे। अगर हम छोड़ेंगे तो लंग वापस अपनी उसी शेप में आ जाएंगे। वो जो वापस आने वाला जो एक फ़ोर्स होता है, इनवर्ड फोर्स, वो होता है इलास्टिक रिकॉयल। सही है। अब लिखा हुआ है एफआरसी। एफआरसी क्या है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। एफआरसी मतलब जब हम नॉर्मल हम ब्रीदिंग कर रहे हैं, जब हम एक्सपायर करें, नॉर्मल एक्सपायर करें, कोई फोर्सफुल एक्सपायरेशन ना हो, उस पॉइंट पे हम रुक जाएं। उस पॉइंट पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एल्विलर प्रेशर इक्वल होता है, क्योंकि इनवर्ड फोर्स और आउटवर्ड फोर्स एकदम बैलेंस हो जाती हैं, मतलब बैलेंस होती हैं, बिल्कुल बराबर होती हैं, एक इक्विलिब्रियम की स्टेट होती है। तो और एल्विलर प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी इक्वल होता है, तो एयर फ्लो नहीं करती। दूसरी पॉइंट यहाँ पे ये लिखी हुई है, इंट्राप्लूरल प्रेशर क्या होता है। इंट्राप्लूरल प्रेशर, जैसे प्लूरा होती है, एक थैली होती है जिसमें लंग्स पड़े होते हैं, इसकी बाहर की लेयर को कहते हैं पेराइटल प्लूरा, एंड अंदर की लेयर को कहते हैं विसरल प्लूरा। इस प्लूरा के बीच में एक प्रेशर होता है, जो कि हमेशा नेगेटिव में होता है, हमेशा ही वैक्यूम की तरह होती है। वो कितना होता है, नेगेटिव में होता है, -5 सेंटीमीटर ऑफ वाटर। सही है। तो ये इंट्राप्लूरल प्रेशर होता है। इंट्राप्लूरल प्रेशर क्यों होता है, क्योंकि अगर लंग को एटिलेक्टेसिस से बचाने के लिए इंट्राप्लूरल प्रेशर नेगेटिव में हमेशा होता है। उसके बाद कंप्लाइंस क्या होती है, जितना हम लंग को स्ट्रेच कर सकते हैं, ठीक है, हम स्ट्रेच नहीं करेंगे। जैसे हम चेस्ट वॉल को कॉन्ट्रैक्ट करवाएंगे तो एक इंट्राथोरेसिक प्रेशर नेगेटिव हो जाएगा। अब लंग की जितनी प्रॉपर्टी होगी एक्सपेंड करने की, ठीक है, उसको कहते हैं हम कंप्लाइंस। मतलब जितना लंग एक्सपेंड हो सकता है, उसको कहते हैं कंप्लाइंस। ठीक है, इसके फार्मूला यही है, चेंज इन वॉल्यूम पर चेंज इन प्रेशर। जितना हम प्रेशर चेंज कर रहे हैं उसके हिसाब से जितना वॉल्यूम चेंज हो, उसको कहते हैं कंप्लाइंस। अब हाई कंप्लाइंस और लो कंप्लाइंस। हाई कंप्लाइंस उसी को कहते हैं जो ज़्यादा मतलब स्ट्रेच हो सके, ठीक है, और लो कंप्लाइंस जो स्ट्रेच इतना ना हो सके, उसको लो कंप्लाइंस। अब अगर हाई कंप्लाइंट होगी, लंग अगर हाई कंप्लाइंट होंगे तो उनमें जो एयर फिल करना ईजी रहता है, ठीक है, ईजी होता है। जैसे एम्फिसीमा एक पैथोलॉजिकल कंडीशन है, जिसमें जो होता है ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ है, जिसमें एयर बाहर नहीं जा सकती, ठीक है, मुश्किल से जाती है, तो अंदर जो है एयर भर जाती है, ठीक है, तो लंग का बिल्कुल एक्सपेंड हो जाते हैं लंग,
तो इसको हम क्या कहेंगे हाई कंप्लाइंस। लो कंप्लाइंस जैसे पल्मोनरी फाइब्रोसिस हो जाए तो वो टिश्यू जो है बिल्कुल बेकार हो जाएगा, ठीक है। तो वो ना स्ट्रेच कर सकेगा ना कुछ कर सकेगा, तो वो उसको कहेंगे हम लो कंप्लाइंस। अब दूसरा कॉन्सेप्ट है हिस्ट्रियासिस। हिस्ट्रियासिस क्या है? डिफरेंस बिटवीन इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन प्रेशर वॉल्यूम कर्व। अच्छा, ये हिस्ट्रियासिस ये चीज़ है जो वॉल्यूम ड्यूरिंग एक्सपायरेशन, अब हम एक प्रेशर लगा रहे हैं, एक पर्टिकुलर प्रेशर, सही है। ड्यूरिंग एक्सपायरेशन लंग का वॉल्यूम अलग होगा उस प्रेशर पे, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन उस लंग का वॉल्यूम अलग होगा। मैं आपको पिक्चर दिखा देता हूँ, जैसे ये है। अब वाई एक्सिस पे वॉल्यूम ऑफ लंग है एंड एक्स एक्सिस पे प्रेशर है, जितना हम लगा रहे हैं या वहाँ पे जितना प्रेशर बन गया है, ठीक है। अब 150 देखें 150 ml जो लंग का वॉल्यूम है, उसको हम नीचे से देखेंगे, यहाँ पे 16 पर आ रही है और यहाँ पर 12 से भी नीचे, मतलब 10 तक नीचे वाली जो लेयर है ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, जब हम इंस्पायर कर रहे हैं। अब देखें 150 लंग वॉल्यूम तक पहुंचने के लिए हमें कितने प्रेशर की ज़रूरत है? 16 की, ठीक है। और ड्यूरिंग एक्सपायरेशन, ऊपर वाली लेयर जो है एक्सपायरेशन को शो कर रही है। ड्यूरिंग एक्सपायरेशन 150 के लिए लंग वॉल्यूम के लिए हमने कितना प्रेशर रखा हुआ है? 10 तक आप कह सकते हो, 8 और 12 के बीच में, ठीक है। ये जो प्रेशर डिफरेंस है इसको कहते हैं हिस्ट्रियासिस, सही है, और कुछ नहीं है ये चीज़। अच्छा जी, ये चीज़ हो गई। अभी हम बुक से पढ़ते हैं। लंग एंड चेस्ट वॉल प्रॉपर्टीज़। बिकॉज ऑफ हिस्टोरिकल रीजन्स, स्मॉल प्रेशर्स एंड पल्मोनरी प्रेशर्स आर ऑलवेज प्रेजेंटेड इन सेंटीमीटर ऑफ वाटर। बड़े प्रेशर जो होते हैं सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी में प्रेजेंट होते हैं, और छोटे प्रेशर और या फिर हम पल्मोनरी प्रेशर ड्यू टू हिस्टोरिकल रीजन्स, ये हमेशा सेंटीमीटर ऑफ वाटर में हम जो होता है प्रेजेंट करते हैं। अब इलास्टिक रिकॉइल क्या होता है? टेंडेंसी ऑफ फॉर लंग्स टू कोलैप्स इनवर्ड एंड चेस्ट वॉल टू स्प्रिंग आउट। अब चेस्ट वॉल हम एक्सपेंड करवा रहे हैं, लंग की एबिलिटी जितनी हो रही है अपने आप को रिकॉइल, अपने आप को रीशेप करने के लिए, उसको कहते हैं इलास्टिक रिकॉइल। एट FRC एयरवे एंड एल्विलर प्रेशर इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, PB इज़ कॉल्ड ज़ीरो। अब ज़ीरो क्यों है? क्योंकि बाहर का प्रेशर और अंदर का एल्विलर प्रेशर बिल्कुल इक्वल है, तो डिफरेंस यहाँ पे लिखा हुआ है, डिफरेंस ज़ीरो होता है। एंड इंट्राप्लूरल प्रेशर इज़ नेगेटिव प्रिवेंटिंग एटिलेक्टेसिस। अब इंट्राप्लूरल प्रेशर नेगेटिव में होता है, कितना नेगेटिव होता है? -5 सेंटीमीटर ऑफ वाटर। तो इस वजह से अल्विलाई जो कोलैप्स होने होते हैं वो नहीं होते। द इनवर्ड पुल ऑफ लंग इज़ बैलेंस बाय आउटवर्ड पुल ऑफ चेस्ट। एट FRC पे इनवर्ड फोर्स और आउटवर्ड फोर्स इक्वल होती है। उसके बाद आता है कंप्लाइंस। कंप्लाइंस क्या है? जितना लंग स्ट्रेचेबल है उसको हम कंप्लाइंस कहेंगे। चेंज इन वॉल्यूम पर चेंज इन प्रेशर, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल स्टिफनेस इंक्रीज बाय सर्फेक्टेंट। अच्छा, कंप्लाइंस जो होती है, अगर फाइब्रोसिस होगी तो क्या होगा? वॉल स्टिफ हो जाएगी, लंग की वॉल, तो इतने कंप्लाइंट नहीं रहेंगे। तो ये जितनी फाइब्रोसिस होगी या जितनी स्टिफनेस होगी उतनी कंप्लाइंट्स कम होगी, जितनी फाइब्रोसिस या स्टिफनेस कम होगी उतनी कंप्लाइंट होंगी। तो ये इन्वर्स रिलेशन है। बाकी सर्फेक्टेंट जितना ज़्यादा होगा, जाहिर सी बात है, आपने NRDS में पढ़ेंगे, सर्फेक्टेंट जितना ज़्यादा होगा अल्विलाई उतने ओपन होंगे और लंग्स उतने जो होते हैं एक्सपेंड कर सकते हैं। एक्सपेंड करेंगे तो कंप्लाइंट्स बड़ी होगी, मतलब कि जितना सर्फेक्टेंट ज़्यादा होगा उतने लंग कंप्लाइंट होंगे।
सही है। इंक्रीज़ कंप्लायंस, अब इंक्रीज़ कंप्लायंस में क्या होता है, लंग ईज़ियर टू फिल, लंग्स को हम आसानी से फिल कर सकते हैं। जैसे एम्फिसीमा में ज़्यादा लंग्स जो होते हैं एयर से भर जाते हैं, तो बिल्कुल वो एक्सपेंडेड होते हैं, उनको कहते हैं हम इंक्रीज़ कंप्लायंस। अब डिक्रीज़ कंप्लायंस जैसे फाइब्रोसिस में हो जाती है, निमोनिया में, एआरडीएस और पल्मोनरी एडिमा में लंग को मतलब एक्सपेंड करना मुश्किल होता है, तो वो डिफ़िकल्ट टू फिल होते हैं। ठीक है। हिस्ट्रियासिस क्या है, लंग इन्फ्लेशन फॉलो डिफरेंट प्रेशर वॉल्यूम कर्व, then lung deflation it need to overcome surface tension in inflation. Okay, thank you.